हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, जो हमने अपना कल लास्ट टॉपिक जो हमने ख़त्म किया था, इट वाज फ्रिडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। और उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रिडलिच आपका कौन से प्रेशर के बारे में बात करता है, वो आपका इंटरमीडिएट प्रेशर के बारे में बात करता है। एंड द फ्रिडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बेसिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर एट इंटरमीडिएट रेंज, जिसमें हमारी जो x/m की जो वैल्यू आती है वो हमारी कितनी आती है, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पावर रेज टू द पावर 1/n। क्योंकि आपका जो प्रेशर लो होगा इट विल बी कम्स आउट टू बी 0। अगर प्रेशर आपका हाई होगा तो आपका प्रेशर क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो हमारा प्रेशर किसके बराबर रहेगा, वो आपका 0 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैटेलिसिस। कैटलिस्ट, सबसे पहली बात होती है कि कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू नो अबाउट कैटलिस्ट। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, द न्यू टॉपिक फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत जनरल सी टर्म्स हैं इसके अंदर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो कैटलिस्ट का मतलब, सबसे पहली बात है कैटलिस्ट क्या होते हैं। देखो, सबसे पहला मीनिंग आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू नो अबाउट कैटलिस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट एक वो सब्सटेंस होता है जो, दीज आर बेसिकली दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू कंप्लीट अ रिएक्शन विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। मतलब सेकेंड के फ्रैक्शन में जो एक रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। अब देखो, अगर मैं आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं ना, आप एक चीज सोचो, हम जब घर में कोई भी फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, स्पेशली जो हमारा जैसे जिसमें हमें फर्मेंटेशन की फॉर्मेशन होती है, तो आप एक चीज़ सोचते हैं कि जब हम फर्मेंटेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, हम उस बैटर के अंदर, ठीक है, उस बैटर के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, हम सोडा डालेंगे, हम उसमें कर्ड डालेंगे, हम उसमें इनो डालेंगे, जिससे हो क्या कि उसके अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस बहुत इजीली और बहुत फास्ट हो जाए। यही सारी चीजें करते हैं। तो कैटलिस्ट का मतलब क्या था, कैटलिस्ट ने क्या काम किया। आप एक चीज सोचो, हमें एसिडिटी हो रही है, ठीक है, एसिडिटी की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम बोलते हैं कि आपको इनो लेना चाहिए, आपको लिम्का वगैरह पीनी चाहिए, आपको बेकिंग सोडा का यूज करना चाहिए। तो एसिडिटी मतलब इंडाइजेशन को खत्म करने के लिए हम लोग ऐसे क्या लेते हैं, बेकिंग सोडा यूज करते हैं। बहुत अच्छा मतलब आपका एंटी एसिड यूज होता है वो। ठीक है, तो वो चीज क्या है, वो एक कैटलिस्ट ही तो है कि हमें विद इन सेकेंड, विद इन अ मिनट हमें आराम मिल जाता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, सबसे पहली बात कि कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है। कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन या किसी भी रिएक्शन के रेट को या किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को फास्ट करने में जो हेल्पफुल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बात रही कि भाई सरफेस केमिस्ट्री में इसका क्या लॉजिक है, इसका क्या मतलब है। देखो, एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस को कराने के लिए भी हमें टाइम तो लगता है, तो उसी फ्रैक्शन और उसी टाइम लिमिट को कम करने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल सी चीज देखो कि हमें ये पता, अगर जनरल सा आपको एग्जाम्पल दिया जाए तो आप एक चीज देखो, जब हम NaOH, या मैं आपसे बात करूं, जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपका क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेस प्लस एसिड मिलते हैं दोनों, और बेस प्लस एसिड मिलकर के आपका क्या कर देते हैं, बेस और एसिड मिलकर के आपका एक न्यूट्रल कंपाउंड बना देते हैं विच इज नोन एज सॉल्ट। सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है और आपका वाटर रिलीज हो जाता है। इसमें तो आपको किसी कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत विद इन अ सेकेंड या रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन सपोज करो डॉक्टर को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। डॉक्टर को किस चीज की जरूरत है, डॉक्टर को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। भैया, पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो तो मर जाएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन को इतना ज्यादा टाइम के लिए हम नहीं करते कि हमें कोई ऐसा रिएक्शन करना पड़े जिसमें हमें ऑक्सीजन 10 घंटे में, 20 घंटे में मिले। तो वो ऐसा करेंगे तो पेशेंट तो खत्म हो जाएगा, तब तक तो पेशेंट का तो सिस्टम ही खत्म। तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, अगर आप इस पोटेशियम क्लोरेट को, या ये आपको जो KClO3 का जो कंपाउंड दिया हुआ है, इसको अगर आप हीट करोगे, सपोज करो आपको इसको हीट करना है, डिकम्पोजिशन करना है इसका, आप इतना टेम्परेचर दे रहे हो, इट इज 653 to 873 केल्विन। ठीक है, आपने टेम्परेचर दिया, व्हाट यू विल गेट, आपको मिला पोटेशियम क्लोराइड।
चलो ठीक है, लेकिन हुआ क्या, टेम्परेचर आपने दे तो दिया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया, लेकिन इसको टूटने में कम से भी कम 8 से 10 घंटे लग जाएंगे, 8 से 10 घंटे कम से भी कम। अब हमें क्या चाहिए थी, हमें यहाँ से ऑक्सीजन चाहिए, और इसी ऑक्सीजन को जब ऑक्सीजन फॉर्म होगी तो इसी ऑक्सीजन को सिलेंडर्स में फिल किया जाएगा और हॉस्पिटल्स में सप्लाई किया जाएगा। लेकिन सप्लाई तो तब होगी ना जब बनेगी, ये तो बनेगी 8 से 10 घंटे में, तब तक तो मरीज पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो जब आपने कैटेलिस्ट को यूज़ नहीं किया, आप नॉर्मल रिएक्शन को करा रहे हैं, तो होगा क्या, आपका ऑक्सीजन जो होगा वो आपका बनने में टाइम लेगा। लेकिन जब आपने उसमें कैटेलिस्ट डाल दिया, जैसे आपने कैटेलिस्ट का नाम सुनो, कैटेलिस्ट है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, और इस कैटेलिस्ट को डालने से ये जो कंपाउंड होगा वो विद इन मिनट 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, KClO, KCl पोटेशियम क्लोराइड और आपका ऑक्सीजन। तो कैटेलिस्ट के डालने से क्या हुआ, कैटेलिस्ट ने रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया, मतलब जो स्पीड थी प्रोडक्ट के फॉर्म करने की वो आपकी इंक्रीज हो गई। तो कैटेलिस्ट क्या होते हैं, हाँ, और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जिस भी कैटेलिस्ट का आप यूज करते हो किसी भी रिएक्शन को करने में, सपोज करो आपने KClO3 को डिकम्पोज कराने में आपने MnO2 का यूज किया, तो आफ्टर द फॉर्मिंग दिस प्रोडक्ट KCl and 3O2 द कैटेलिस्ट विल रिमेन अनचेंज्ड, मतलब वो एज इट इज आपका फॉर्म हो जाएगा, एज इट इज आपका बाहर आपको मिल जाएगा, मतलब उसका कोई भी यूज नहीं होगा वो, मतलब जितना उसको यूज होना था हो गया, उसने अपना इफेक्ट देना था दे दिया। आप उस कैटेलिस्ट को फर्दर अगेन किसी भी आगे की प्रोसेस में आप उसको यूज कर सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो कैटेलिस्ट कभी भी खत्म नहीं होते हैं, कैटेलिस्ट की कॉम्पोजिशन वही रहेगी, कैटेलिस्ट का मास वही रहेगा, कैटेलिस्ट की प्रॉपर्टी भी वही की वही रहती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कैटेलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मास एंड कॉम्पोजिशन। अच्छा जी, इसके बाद देखिए कैटेलिस्ट की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, सब्सटेंस विच ऑल्टर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, या आप ये बोल सकते हैं द सब्सटेंसेस विच इंक्रीज और विच स्पीड अप द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, दिस substances are known as catalyst and the phenomena, और ये जो whole process जो होती है, the phenomena of increasing the rate of reaction, the phenomena of alteration in the rate of reaction या phenomena of increasing in the rate of reaction after adding of the catalyst and themselves and remain chemically and quantitatively unchanged, मतलब पूरा प्रोसेस हो गया लेकिन उस सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आया, वो एज इट इज जैसा आपने लिया था वैसा का वैसा ही आपको बाद में मिल जाएगा। इट इज नोन एज कैटालिसिस प्रोसेस। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज देखो, इसमें आपका क्या होता है, जो कैटलिस्ट होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पर कुछ छोटी सी टर्म्स है वो देख लो। वर्ड एक टर्म आती है बेटा आपकी यहाँ पर, प्रोमोटर्स क्या होते हैं। देखो प्रोमोटर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो प्रमोट करेगा, जो एनहेंस करेगा। द सब्सटेंस दैट एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, मतलब वो सब्सटेंस जो किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहेंस करने का काम करता है। आपने देखा होगा हेबर्स प्रोसेस आपने पढ़ी होगी। हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, जो मॉलिबिडनम होता है ना, वो एक प्रोमोटर की तरह काम करेगा, ठीक है। वो प्रोमोटर की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा प्रोमोटर की तरह, कि जो आपका आयरन होगा ना, वर्क एज अ प्रोमोटर फॉर आयरन विच इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। सपोज करो आपने इस अमोनिया को बनाने के लिए, ये अमोनिया की फॉर्मेशन बनाने के लिए आपने क्या यूज किया, आपने आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज कर लिया, ठीक है। मतलब आप देखो कि आपको अगर ये प्रोडक्ट नॉर्मल आपको 7 से 8 घंटे में मिल रहा है, तो अगर आप Fe डालोगे तो Fe के डालने से ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। आधा घंटे में, 1 घंटे में हो सकता है मिल जाए, वैसे बहुत कम टाइम में ही मिल जाता है। तो ये जो प्रोमोटर है, मतलब ये जो मॉलिबिडनम आपने यूज किया ना, ये मॉलिबिडनम क्या करेगा, इसको एनहेंस करेगा, इसको एनकरेज करेगा कि बहुत जल्दी से जल्दी अपना इफेक्ट दिखाए और आपको अमोनिया गैस और हाइड्रोजन गैस मिलकर के आपको क्या बना दें, आप सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर के आपको क्या प्रोडक्ट दे दें, आपको अमोनिया का प्रोडक्ट फॉर्म कर दें, ठीक है। ये तो होते हैं प्रोमोटर्स। तो प्रोमोटर्स क्या है, दी सब्सटेंस विच एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, मतलब जो किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर्स बोलते हैं। एक होते हैं पॉइजन्स। पॉइजन के नाम से ही समझ में आ रहा है, वो सब्सटेंस दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, वो सब्सटेंस जो किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करने में हेल्प करेंगे ना, मतलब रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज द
पॉइजन्स। अब जब हम कैटालिसिस की बात करते हैं तो सिंपल सी चीज़ है, कैटालिसिस जो प्रोसेस होती है वो आपकी दो तरीके की होती है। बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कैटालिसिस प्रोसेस का मतलब क्या है? कैटालिसिस प्रोसेस बेटा जब भी हम बात करते हैं टाइप्स की, सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, वन इज होमोजीनियस एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब होमो का मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, होमो का मतलब होता है सेम। मतलब जब वो ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट, अगेन लिसन, वो रिएक्शन या वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स और आपका कैटालिस्ट सेम फेज के अंदर हो। सेम फेज का मतलब क्या है? चाहे वो लिक्विड है, अगर रिएक्टेंट लिक्विड है तो कैटालिस्ट मस्ट बी इन लिक्विड, अगर गैस है तो कैटालिस्ट ऑल्सो मस्ट बी इन गैसियस फेज। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। अब ये एग्जांपल्स अभी आपको बताएंगे। देखो एग्जांपल्स में आपका आता है, एग्जांपल आपका आ गया होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल आपका आ गया ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। देखो सल्फर डाइऑक्साइड है, गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन है, गैसियस फॉर्म में है। आपको क्या मिला है? आपको SO3 फॉर्मेशन मिली, SO3 गैस मिली। अब आपने यहाँ पर जो कैटालिस्ट यूज किया है, नाइट्रस ऑक्साइड जो आपने यूज किया है, वो आपका क्या है? दैट इज ऑल्सो इन द गैसियस फॉर्म। तो आप एक चीज देखो, एक फॉर्म देखो, यहाँ पर जो नाइट्रोजन का जो आपने ऑक्साइड यूज किया है वो भी गैसियस फॉर्म में और जो रिएक्टेंट्स हैं वो भी गैसियस फॉर्म में है। तो होमोजीनियस कैटालिसिस क्या कहती है? द कैटालिस्ट विच एग्जिस्ट इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट। वो कैटालिस्ट जो सेम फेज में रिएक्ट करता है जैसी फेज आपके रिएक्टेंट्स की होती है, उसको आप क्या बोलते हो? होमोजीनियस कैटालिसिस बोलते हो। ठीक है, बस इतनी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। दिस इज नॉन एज योर नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड है ये, नाइट्रस नहीं था, नाइट्रिक है। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो, ये आपका हाइड्रोलिसिस कराई हमने मिथाइल एसीटेट की। ठीक है, मिथाइल एसीटेट की हमने हाइड्रोलिसिस कराई। अब मिथाइल एसीटेट का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होगा? एसीटेट ग्रुप है तो CH3COO हो गया, और मिथाइल एसीटेट है तो CH3COO CH3 हो गया। वाटर आपने लिक्विड लिया, आपने कैटालिस्ट कौन सा लिया है? इज कैटेलाइज्ड बाय H पॉजिटिव फर्निश्ड आयंस फर्निश्ड बाय HCl। अभी जो कैटालिस्ट की जो फॉर्म ली है ना आपने यहाँ पे मतलब H प्लस के जो आयंस थे बेसिकली, वो आपने यहाँ पर ऐसा कैटालिस्ट की फॉर्म में लिया, लेकिन प्रॉपर नहीं, आपने HCl का मॉलिक्यूल लिया एक। ठीक है, HCl का कंपाउंड आपने लिया। यहाँ जो HCl आपने लिया ना वो आपका लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होता तो आपका H पॉजिटिव का आयन ही नहीं बनता, तो लिक्विड फॉर्म में ही हो गया। अब यहाँ पर क्या है? द कैटालिस्ट एज इन द सेम फेज एज द फेज ऑफ द रिएक्टेंट। तो सच काइंड ऑफ कैटालिसिस प्रोसेसेस आर नोन एज होमोजीनियस कैटालिसिस। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो होमोजीनियस कैटालिसिस आपकी क्या होती है? जिसमें आपका रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों सेम फेज के अंदर प्रेजेंट है। अगर रिएक्टेंट लिक्विड है तो कैटालिस्ट भी लिक्विड, अगर रिएक्टेंट गैस है तो कैटालिस्ट भी गैस ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का आप एग्जाम्पल बता सकते हो, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मिथाइल एसीटेट का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो आप बता सकते हो। एक 1 मार्कर क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर का मतलब क्या होता है? देखो शुगर मतलब क्या है? दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सुक्रोज मॉलिक्यूल C12H22O11। आपने क्या किया? आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई बाई H प्लस आयन। आपको पता है वाटर एक्वस की फॉर्म में मिलेगा, मतलब लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा। अब यहाँ आपका कैटालिस्ट भी लिक्विड, आपका रिएक्टेंट भी लिक्विड, सो व्हाट काइंड ऑफ कैटालिसिस प्रोसेस इट विल बी? इट विल बी अ होमोजीनियस प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है? देखो ध्यान से देखना, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब क्या होता है? देखो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, बस वही चीज है, बाकी सब कुछ सेम होगा। heterogeneous the catalytic process in which the reactant and catalyst are in the different phase। मतलब जिसमें आपका reactant और catalyst दोनों कैसी फेज में होते हैं? डिफरेंट फेज के अंदर प्रेजेंट हो, उस कैटालिसिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। पहले हमने क्या किया था? हमने सल्फर डाइऑक्साइड को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन के साथ हमने जब उसकी रिएक्शन कराई थी, और हमने कौन सा, आप देखो ध्यान से याद करो, हमने कौन सा आपका कैटालिस्ट यूज किया था? बताइए जल्दी से फटाफट से। देखिए
कौन सा कैटलिस्ट हमने यूज किया था, हमने नाइट्रिक ऑक्साइड यूज किया था। हमने मिथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस कराई तो हमने H पॉजिटिव आयन को यूज किया। हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर कराया तो भी हमने H पॉजिटिव आयन को आपको यूज किया एज ए कैटलिस्ट। तो बस इन चीजों को आपको यहाँ पर बहुत देखो, हमने वहां पर भी SO3 बनाया था, हम यहाँ भी SO3 बना रहे हैं, लेकिन जब आपने नाइट्रिक ऑक्साइड लिया था वो आपका कौन सी फॉर्म में था, वो आपका गैसियस फेज में था। और अब यहाँ पर आप प्लेटिनम की प्रेजेंस में, प्लेटिनम क्या होता है, बहुत अच्छा कैटलिस्ट होता है, लेकिन प्लेटिनम है क्या, प्लेटिनम तो एक टिपिकल मेटल होता है और सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये आपका क्या होगा, ये सॉलिड फेज हो गई कैटलिस्ट की, एंड रिएक्टेंट की कौन सी फेज है, दिस इज गैसियस फेज। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको कैसा मिला, गैसियस फेज का मिला, लेकिन आपको इससे तो मतलब ही नहीं है, आपको तो मतलब है कैटलिस्ट से और रिएक्टेंट से, एंड दीज बोथ आर इन द डिफरेंट फेज ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आप हेबर्स प्रोसेस का बता सकते हैं। तो देखो, जब आप, मैंने आपको बताया था कि आयरन जो हम यूज करते हैं और जो आपका मोलिबिडिनम होता है वो एज अ प्रोमोटर हेल्पफुल होता है। तो आपसे कोई हेबर्स प्रोसेस पूछ लेते हैं, व्हाट इज हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस का मतलब होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस जब आपस में रिएक्ट करती हैं और अमोनिया फॉर्म करती हैं तो उसको आप क्या बोलते हो, हेबर्स प्रोसेस बोलते हो। लेकिन यहाँ जो आपने कैटलिस्ट यूज किया ना बच्चे, यहाँ कैटलिस्ट कैसा है, वो आपका सॉलिड फेज में प्रेजेंट है, तो फेजेस आर डिफरेंट ना, सो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं ये, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए। हाँ, एक हाइड्रोजनेशन हम यूज करते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, क्लास 10th में पढ़ते हैं हम इसको। इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल एज अ कैटलिस्ट, जो निकल होता है ना जिसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, वो एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है। तो वेजिटेबल ऑयल मतलब क्या, लिक्विड की प्रेजेंस में था, आपने उसका हाइड्रोजनेशन किया, मतलब आपने उसमें हाइड्रोजन ऐड किया। जब आपने उसमें हाइड्रोजन ऐड किया और निकल कैटलिस्ट सॉलिड होता है तो आपका क्या बना, वेजिटेबल घी की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। ये आपका प्रोसेस आपने पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी अपने, जिसमें हम RCOR की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जिसमें हम बनाते हैं, तो वो चीज आपकी यहाँ पर यूज होती है। तो निकल कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड फेज में प्रेजेंट है। वेजिटेबल ऑयल किस फेज में था, लिक्विड में, और हाइड्रोजन गैसियस फेज में, तो फेजेस आर डिफरेंट। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिसिस।